नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद इन क्रोमोसोम ईच क्रोमैटिड कंटेन्स डैश डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम के पास ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। दिस इज सेंट्रोमेयर, ठीक है, सेंट्रोमेयर। अच्छा, इसको हम पढ़ लेते हैं ना थोड़ा सा। ठीक है, अब ये हमारे पास सेंट्रल कॉन्स्ट्रक्शन, जिसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन कहा जाता है, इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं जिसे काइनेटोकोर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं और ये हमारे पास दोनों कहलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये पूरा जो है वो क्रोमोसोम है। इस एक स्ट्रैंड को आप क्रोमैटिड कहते हो। क्वेश्चन ये है कि एक क्रोमोसोम विद इन क्रोमोसोम वन क्रोमैटिड हैज़ हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स। एक क्रोमैटिड के पास एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है और दूसरे क्रोमैटिड के पास दूसरा। जब स्पिंडल फाइबर यहाँ से अटैच होते हैं, वो इन दोनों क्रोमैटिड्स को अलग करते हैं, ठीक है। तो एक अलग हो जाता है, एक अलग हो जाता है, दोनों के पास एक एक डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है और ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में एकदम एक दूसरे के रेप्लिका होता है, डुप्लीकेट होता है। दोनों के अंदर सेम डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। लेकिन क्वेश्चन है कि एक क्रोमैटिड के अंदर कितना डीएनए मॉलिक्यूल है, तो एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एवोल्यूशन से है, मॉडिफिकेशन ऑफ बेसिक पेंटाडेक्टाइल लिम्ब। लिम्ब कहते हैं हमारे पास हाथ पैरों को, लिम्स कहा जाता है, लोअर लिम्स, हायर लिम्स। तो पेंटाडेक्टाइल कहते हैं हमारी उंगलियों को, पेंटा यानी कि 5 टेक्टाइल फिंगर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ बेसिक पेंटाडेक्टाइल लिम्ब स्ट्रक्चर फाउंड इन वर्टिब्रेट्स प्रोवाइड गुड एविडेंस ऑफ डैश एवोल्यूशन का क्वेश्चन है, उसमें पूछा है। यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं एवोल्यूशन के अंदर। तो ये जो बेसिक पेंटाडेक्टाइल लिम्ब स्ट्रक्चर का इवॉल्व होना है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है या एविडेंस देता है आपको किस चीज़ का। तो कुछ ऑप्शंस थे ऐसे, हमारे पास एक कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऑप्शन में था, एडेप्टिव रेडिएशन था, म्यूटेशन था, इस तरीके से ऑप्शंस थे। सही जवाब है एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, देखो ये हमारे पास पेंटाडेक्टाइल लिम्ब की किस तरीके से बात हो रही है। अब देखो हमारे पास जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका एक कुछ ऑर्गेनिजम्स का एक कॉमन एंसेस्टर है और उनसे बेसिकली इवॉल्व हुए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, और इनमें एक जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक पार्ट की इवोल्यूशन हुई अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिजम्स, एटमॉस्फेयर या फिर इन्वायरमेंट। जैसे ह्यूमन का अगर आप देखो तो हमारा जो पेंटाडेक्टाइल लिम्ब है, हमारा जो लिम्ब का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। हॉर्स का, ये वेल का है, दिस इज ऑफ टर्टल, ये फ्रॉग, ये बर्ड, ये सारे हमारे पास वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं और इनका जो पेंटाडेक्टाइल लिम्ब स्ट्रक्चर है वो बड़ा डिफरेंट है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम है। 5 उंगलियां हैं, ठीक है, और इस तरीके से लिम्ब है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर सेम है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। अब वेल का स्विमिंग के लिए, स्विमिंग की वजह से इसका इस तरीके से है ताकि स्विमिंग में इसको आसानी हो, हमें चलने में, कोई चीज़ को ग्रैब करने में, हॉर्स का भागने में, बर्ड का फ्लाई करने में, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर सेम है लेकिन मॉडिफिकेशन हुई अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। इस तरीके की इवोल्यूशन को हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। तो एक है एडेप्टिव रेडिएशन, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊँ, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। एडेप्टिव में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट जो है वो इवॉल्व होता है, लेकिन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट नहीं बल्कि डिफरेंट, जैसे मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ एंसेस्टर्स हैं, वो इवॉल्व हुए और उन्होंने एक सेम स्ट्रक्चर बनाया। जैसे अगर आप इंसेक्ट्स का एग्जांपल लें वो, और बर्ड का एग्जांपल लें, ठीक है। अब ये दोनों ही अब इंसेक्ट्स हमारे पास वर्टिब्रेट्स नहीं होते, तो इंसेक्ट्स आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर, उनका एंसेस्टर डिफरेंट है, बर्ड का एंसेस्टर डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, ठीक है। अपना विंग्स तो दोनों में होता है, बर्ड्स के अंदर भी विंग्स होता है और इंसेक्ट्स में भी विंग्स होते हैं। तो ये एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, जब डिफरेंट एंसेस्टर वाले ऑर्गेनिज्म सेम स्ट्रक्चर बनाए, सेम पार्ट बनाए, ठीक है, उसे कन्वर्जेंट
एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जेनेटिक, एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर जिसके अंदर बहुत एबनॉर्मल तरीके से थिक म्यूकस की फॉर्मेशन होती है मेम्ब्रेन्स के अंदर और ऑर्गन्स के अंदर। जैसे लंग्स के अंदर बहुत थिक म्यूकस फॉर्म होता है, स्पेशली तो आपका जो ट्रकिया है और उसके बाद जो ब्रोंकाई होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस की फॉर्मेशन हो जाती है जिससे, और वो म्यूकस स्टिकी होता है, थिक होता है, और वो ड्रेन भी नहीं होता। यानी कि क्या होता है, जनरली आपके ट्रैकिया के अंदर म्यूकस फॉर्म होता है और उसके बाद जो भी हमारे अगर एयर ट्रैक के अंदर कोई गंदगी चली जाती है, यानी कि कोई पॉल्यूटेंट चला जाता है, कोई पार्टिकल चला जाता है, तो ये म्यूकस इसको ट्रैप कर लेता है। फिर इसके बाद ये वाला जो म्यूकस है ये बेसिकली रीन्यू होता जाता है। जैसे पुराना वाला जो म्यूकस है वो ड्रेन हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, तो और नया यहाँ पे आता जाता है ताकि इस तरीके से जो एयर ट्रैक है हमारा वो क्लीन रहे। लेकिन जब इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो ये सेम ही रहता है और इसकी वजह से हमारी जो एयरवेव्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। सेम गोज़ फॉर स्पेशली लंग्स और पेनक्रियास में बड़ा इफेक्ट होता है इसका। पेनक्रियास की जो हमारे पास यहाँ पे डक्ट ऑफ वेरसन होती है, पेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है उसको ब्लॉक कर देता है। ये भी म्यूकस की वजह से ब्लॉक हो जाती है। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, ये जेनेटिक कंडीशन है, इसका नाम है सिस्टिक फिब्रोसिस। ठीक है, सिस्टिक फिब्रोसिस के अंदर एबनॉर्मल तरीके से बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस की फॉर्मेशन होती है जो कि ऑर्गन्स को ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है कहाँ से। अब ये बेसिकली प्लांट्स, बायो एनर्जेटिक्स से पूछा है, प्लांट्स की बात हो रही है। तो ऑक्सीजन कैसे रिलीज होता है, आपने तो देखा होगा लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, दो स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। लाइट रिएक्शन के अंदर हमारे पास ये इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर थैलेकॉइड होता है। ठीक है, ये जो पाइल है इसको ग्रेनम कहते हैं। थैलेकॉइड को अगर मैं एनलार्ज करूँ यहाँ पे तो ये थैलेकॉइड है, ये ल्यूमेन है थैलेकॉइड के, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड के अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है जिसकी वजह से पानी टूटता है और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और हाइड्रोजन रिलीज़ होता है। इलेक्ट्रॉन तो जाते हैं फोटो सिस्टम 2 के पास, हाइड्रोजन ल्यूमेन के अंदर ही रहता है फॉर एटीपी फॉर्मेशन, और बाकी जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो जाती है। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आती है, और ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में हो रहा होता है। आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन इस छोटे से क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा है, इनफ है। ठीक है, मोर देन इनफ है। ओके, ये दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद आई थिंक एंड करते हैं इस वीडियो को। कह रहे हैं कि एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन ईस्ट। अब यहाँ पे ईस्ट के अंदर एंड प्रोडक्ट आप लग रहा होगा कि ईस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती होगी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती होगी, तो उस हिसाब से या तो इथेनॉल बनेगा या लैक्टिक एसिड जो भी। लेकिन असल में ये एनारोबिक की नहीं बात करा, ये ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट की बात करें, चाहे वो ईस्ट के अंदर हो या किसी के अंदर भी हो। ग्लाइकोलिसिस एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर किसी और तरीके से उनके अंदर नहीं, ग्लाइकोलिसिस यूनिवर्सल है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो एरोबिक है एनारोबिक हो, ये कॉमन स्टेप है, हर किसी के अंदर होगा और सेम तरीके से होगा। ठीक है, और इसका एंड प्रोडक्ट हर किसी के अंदर पायरोवेट होता है, हमारे अंदर भी पायरोवेट है, प्लांट्स के अंदर भी पायरोवेट है, और फंजाई के अंदर, ईस्ट के अंदर भी पायरोवेट है। हमारे अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे दो वेज हैं पायरोवेट के, या ऑक्सीजन मौजूद होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन मौजूद है तो पायरोवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए के अंदर और फिर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी तो यहाँ पे इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, इथेनॉल यानी कि C2H5OH। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, लेकिन ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरोवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट infectious disease against which effective methods of prevention developed was a dash। अभी क्या पूछा है हमें तो समझ नहीं आया। देखो, पहली इन्फेक्शियस डिजीज़ जिसके खिलाफ इफ़ेक्टिव मेथड
ऑफ प्रिवेंशन, यहाँ पे बेसिकली वैक्सीन की बात कर रहा है। पहली ऐसी डिजीज़ जिसके खिलाफ वैक्सीन बनी वो क्या थी? वो थी स्मॉल पॉक्स। ठीक है, अब ऑप्शंस में डायरेक्टली स्मॉल पॉक्स गिवन नहीं था, बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़, ये कुछ लिखा हुआ था, तो यहाँ पे सही जवाब है वायरल, क्योंकि स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है। इसके खिलाफ वैक्सीन प्रोड्यूस हुई थी, पहली बार इसके खिलाफ ही हुई थी, यानी कि इसके अगेंस्ट हुई थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। थैंक्स टू हिम क्या आज हमारे पास ऑलमोस्ट हर चीज़ की वैक्सीन है। ठीक है, तो हमारे पास आज अच्छे खासे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं पोलियो जैसी बीमारियों के लिए, जिसे आप आसानी से वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकती हो। इंस्टेड ऑफ अगर किसी को पोलियो हो जाए तो फिर वो क्योर नहीं हो पाता। ठीक है, तो वैक्सीन इज़ अ वेरी गुड थिंग। हाँ, एडवर्ड जेनर ने पहली बार वैक्सीन बनाई थी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, जो कि वायरल डिजीज़ होती है।